केपलर के थर्ड लॉ से हम लोग क्या देखे कि टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ ये काम आ सकता है? तो इसका एक काम क्या है कि समझो ये अर्थ का टाइम पीरियड है जो सन के चारों तरफ घूमता है, तो T1 माने तो ये टाइमिंग मालूम रहता है। R1 क्यूब ये क्या हो गया, अर्थ के सेंटर से, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस। समझो कोई दूसरा स्टार है, उसका मुझे यहां से अर्थ से कितनी दूरी पर है वो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका टाइमिंग ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन से कि इतने देर में यहां से यहां तक वो स्काई में तुमको दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइमिंग नोट कर लेंगे। और ये डिस्टेंस नहीं पता है तो वो R2 कर दिए उस स्टार का। तो ये मुझे पता है, ये भी पता है, ये हम टाइमिंग पता कर लिए। ये डिस्टेंस जो R2 है ये नहीं पता है, तो ये 4 वैल्यू में 3 वैल्यू अगर पता है तो ये मुझे R2 ये कितनी दूरी पर है ये स्टार ये मुझे पता चल जाएगा, वहां पर ये अप्लाई है। अब हम लोग असली जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इस चैप्टर का मेन है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये तो दिखा दिए थे कि दो का अगर एरिया सेम है वो 1.4 फिगर में, तो टाइम टेकन आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है नाम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको एकदम लर्न कर जाने का पॉइंट टू पॉइंट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए डेफिनिट फोर्स। तो एक फोर्स के द्वारा लगता है सभी ऑब्जेक्ट के बीच में। अब वो फोर्स क्या होता है, अभी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट का एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स देखो लगा रहा है। तो ये फोर्स कितना लगता है वो फाइंड आउट करना है, उस फोर्स का वैल्यू निकालना है। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये कैसे निकलेगा, तो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलेगा। तो मास ये दोनों का हो गया, तो क्या कहता है, यह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंसेस। जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली। तो मैथमेटिकली इसी बात को क्या लिखेंगे, तो न्यूटन क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली में क्या होता है, सामने लिखते हैं m1 इंटू m2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो d ले लो या r ले लो, यहां बुक में d दिया तो d स्क्वायर। अब अगर दोनों को एक साथ लिखे तो क्या लिखे, f वेरिएज m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। किसी भी वेरिएज को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इक्वल टू कर दो, एक कांस्टेंट लगा दो, k के जगह g यहां पर लिया, चूंकि ग्रेविटेशनल नाम से g लिया, नहीं तो हम लोग कभी भी इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं, k लगाते हैं। तो m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, ये f का मिल गया। तो दो ऑब्जेक्ट का मास का मल्टीप्लाई कर दो, d डिस्टेंस देख लो, और ये g का वैल्यू फिक्स्ड होता है, तो वो g का कितना वैल्यू है वो देख ले, 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब ये g को क्या कहेंगे, ये g को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो f का फॉर्मूला मिल गया। अब ये बताओ, f का मिल गया फॉर्मूला, अब हम लोग g इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको अब ऐसे लिखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, f d स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 नीचे आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, ये g क्या कहलाएगा, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मास का क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसी को एक लाइन में लिखो तो क्या लिखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अपॉन नहीं लिख करके अगर इसी को -2 ऊपर ले लो
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, माइनस लेने का मतलब क्या हुआ नीचे, तो ये क्या हो गया उसका यूनिट हो गया, इकाई हो गया। ठीक, G is the constant of proportionality and it is called universal gravitational constant। ये G का वैल्यू किसने निकाला ऑब्जेक्टिव के लिए, SI यूनिट क्या हुआ G का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू ऑफ G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, ये याद रखना। तो G का वैल्यू किसने निकाला फर्स्ट टाइम, तो ये क्या वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 10 टू दी पावर माइनस 11, 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब हम लोग ये समझ गए कि कैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसे पढ़ने का मतलब हुआ कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में, अभी ये दो ऑब्जेक्ट है और अगर हम चाहेंगे कि ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो इसका मास इंटू कर देंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और तो तुमको क्या क्या मिल गया, मास मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, जी का वैल्यू मालूम है तो एफ कितना ये दोनों फोर्स लगा रहा है वो मिल जाएगा। देखते हो वैल्यू क्या है -11, 10 टू दी पावर -11, यानी बहुत वीक फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट के जैसा ये खींच लेगा। यूनिवर्स में हम लोग जितना भी फोर्स पढ़ते हैं उसमें सबसे वीक कौन सा फोर्स है, उसमें सबसे कम फोर्स है किसमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत कम फोर्स इसमें होता है लेकिन ये कंट्रोल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्स इन नेचर बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स फ्यूचर। तो सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, अगर 4 ऑप्शन दिया तो हमेशा सबसे वीक फोर्स में कौन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बात समझे कि एफ का फॉर्मूला कैसे दो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है वो डेरिवेशन के द्वारा हम लोग को मिल गया, जो बताया कि फोर्स कैसे होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस घूम रहा है सेम स्पीड से तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एफ का एक वैल्यू और क्या होता है, एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहां देखो इससे एक वो निकाला है, इस सब का उतना तुम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ने का, जो अभी ज्यादा जरूरत का चीज है तुम लोग के समझने के लिए वहां लेके जाते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो वीडियो बड़ा होगा, तुम लोग को ही उतना देर तक पढ़ने का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो खुद वो अपने से कभी टेक्स्ट बुक से पढ़ने का, समझने का और डाउट हो तो पूछने का, ये अर्थ है। तो हम लोग ज्वार भाटा जानते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड यानी जब पानी का लेवल एवरेज से ऊपर उठ जाता है, तो यहां देखो ये क्या है, मून है, तो जब मून नजदीक रहता है तो जो सी लेवल का वाटर लेवल है वो ऊपर उठ गया, तो इसको क्या कहते हैं, हाई टाइड। तो इस साइड भी हाई टाइड रहेगा तो इधर भी हाई टाइड ही रहेगा, अपोजिट साइड। तो एक तरफ जब पानी खींचा चला गया तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, लो टाइड, लो टाइड। ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी एक्टिविटी में भरने दे सकता है। और ये दोनों के बीच में क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो हाई टाइड लो टाइड का रीजन क्या हुआ, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, पानी पर के लेवल पर लगता है, इसके लिए ज्वार और भाटा आता है, हाई टाइड लो टाइड। इसके बाद आ जा जो तुम लोग के लिए क्या वर्ड इंपोर्टेंट है, इसके बाद है कि अगर एप्पल कहां गिरा, अर्थ पर, तो मून क्यों नहीं गिरा, मून को भी गिरना चाहिए, तो मून क्यों नहीं गिरा ये बात को समझना है कि मून क्यों नहीं आ गया। तो ये इसलिए नहीं हुआ, द अर्थ अट्रैक्ट्स एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ
फॉलिंग एप्पल, दे डू नॉट फॉलो ऑन द अर्थ, मून डू नॉट फॉलो ऑन द अर्थ, व्हाई? देखो क्या दिया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून। मून में क्या है, सर्कुलर मोशन है, उस मोशन के वजह से अगर वो सर्कुलर मोशन नहीं रहे तो वो गिर जाएगा अर्थ के ऊपर। इसलिए लाइफ में एक फंडा है कहने के लिए, बात सही भी है कि हरकत करोगे तो बरकत होगा। मतलब क्या हुआ कि कुछ एक्टिविटी करते रहोगे तो डेवलपमेंट जरूर होगा। तो पॉजिटिव एक्टिविटी हमेशा चालू रखना चाहिए, नहीं तो जैसे मून में वेलोसिटी है, इसके चलते वो चारों तरफ घूमते रहता है, गिरता नहीं है, अर्थ उसे अपनी तरफ नहीं खींचता है। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ, तब क्या होगा, वो अर्थ पर गिर जाएगा। तो हम लोग भी अगर एक्टिविटी नहीं करते रहे लाइफ में तो हम लोग भी क्या होगा कि हम लोग भी नीचे आ जाएंगे, अपना डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए हमेशा एक्टिविटी करते रहने का। अब हम लोग एक नया और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक्सीलरेशन वर्ड सुने हो तो अगर कोई एक्सीलरेशन, गाड़ी सब में देखो एक्सीलरेटर रहता है, तो एक्सीलरेटर से क्या होता है, स्पीड कम ज्यादा करते हैं। व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। वही अगर ये लीनियर मोशन हुआ, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा तो अर्थ का जो फोर्स से लगता है तो वो ग्रेविटेशन को कहते हैं स्मॉल जी। कैपिटल जी जो पढ़ा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, अभी हम लोग क्या बता रहे हैं, स्मॉल जी। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। ओके, ये इसका वैल्यू 9.80 है जो फिक्स्ड है, तो वो पढ़ोगे, वही चीज अभी समझेंगे। तो जब भी देखो कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो सेम स्पीड में नहीं आता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, यानी पर सेकेंड उसका 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ते जाता है। तो ये उसका एक्सेलरेशन हुआ, पर सेकेंड इतना स्पीड बढ़ते जाएगा। तो ये जी का वैल्यू अभी डिराइव करने का है, कैसे होता है, व्हाट इज जी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. It is a vector quantity, दो क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और हमेशा ये वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींचता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं। What would happen if there were no gravity? अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग वेटलेसनेस फील करेंगे, यानी वजन महसूस नहीं होगा और हर एक चीज क्या होगा, हवा में फ्लोट करेगा। तो नोट कर लेने का, ये सब टेक्सुअल अंदर का क्वेश्चन आंसर है। व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस? अगर वैल्यू ऑफ जी को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? जी का वैल्यू अगर डबल हो जाएगा तो क्या देखिए, ये अगर डबल हो जाएगा तो एफ का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। इसलिए क्या आंसर आएगा, इफ जी इज डबल देन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बी डबल। बस यही आंसर हुआ। विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? अर्थ के अंदर अगर हम जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अर्थ कभी भी किसी चीज को किधर खींचता है, अपने सेंटर की ओर, तो डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर ही रहता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो अर्थ के पास इसका जीरो होता है। क्यों होता है? तो अभी जी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैसे डिराइव करोगे? एक वैल्यू हम लोग एफ का क्या जानते हैं, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, एक इक्वेशन। एक हम लोग और क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये इसको और इसको इक्वल लिखे, एम एम कैंसल हो गया तो जी इज इक्वल टू क्या बचा, जी एम बाय आर स्क्वायर। यही हुआ इसका फॉर्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। जी हमेशा मालूम रहता है। एक चीज क्या देखा कि ये जी निकालने में ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये एम कैपिटल एम किसका होता है, अर्थ का मास। स्मॉल एम क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे समझो ये पेन ही है तो इस ऑब्जेक्ट का मास। तो ये मास इस फॉर्मूला में रहा ही नहीं, स्मॉल एम नहीं रहा।
यानी एक्सेलरेशन जो होता है ये किस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे ये 1 किलो का है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है, समझो इसका वेट अलग है, तो दोनों का जो होगा एक्सेलरेशन सेम लगेगा, दोनों पर सेम एक्सेलरेशन होगा, दोनों सेम स्पीड से। अगर दोनों को छोड़ेंगे तो एक साथ दोनों यहां पर अर्थ को टच करेगा, चाहे तुम कितनी भी ऊपर से छोड़ो। तो क्यों? इसका मास का कोई इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं, तो मास ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो जी केवल जी का वैल्यू, अब जी का वैल्यू जनरली क्या लेते हैं 9.77 या 9.80। तो तुम लोग को ये ऐसा निकालने के लिए नहीं देगा, लेकिन ये जान लो इसका 9.80। या किसी क्वेश्चन में अगर बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू लो तो वो लेना। अभी एक दूसरा बात सीखते हैं। जी का वैल्यू सब जगह एक समान है क्या? एक जगह पर एक ही जैसा होगा। जैसे समझो हम यहां पर एक्सेलरेशन ये दोनों का देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा दोनों का, एक सेम प्लेस पर, चाहे वो कितना भी भारी ऑब्जेक्ट रहे एक्सेलरेशन सेम लगेगा। लेकिन अर्थ पर अगर किसी चीज को इक्वेटर पर देखते हैं और किसी चीज को कहां देखते हैं? पोल के पास, तो जी का वैल्यू अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? तो जी के वैल्यू में आर आता है, स्मॉल आर, यानी ये रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब अर्थ का शेप इक्वेटर के पास क्या होता है, इसका इक्वेटर, अर्थ ऐसा फ्लैट एंड है, तो ये इक्वेटर के पास रेडियस बड़ा होता है और पोल के पास रेडियस छोटा होता है। तो ये आर बड़ा और ये आर छोटा। तो इक्वेटर के पास जी में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर जब ये बड़े वैल्यू से डिवाइड देंगे तो जी का वैल्यू कम आएगा। तो इक्वेटर के पास वैल्यू कम आता है, पोल के पास ज्यादा। तो इस सब चीज को रीडिंग कर लेने का और समझ के अगर पूछ दिया कि वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट द इक्वेटर, मोर एट द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर, तो ये रीजन लिखोगे कि रेडियस कम ज्यादा होता है इसके वजह से। पोल के पास 9.832 और इक्वेटर के पास 9.78, इसलिए एवरेज क्या ले लेता है? 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग जी का वैल्यू आता है। एक हुआ कि वेरिएशन मतलब जी का वैल्यू में डिफरेंसेस कैसे आता है, कहां कहां आता है। तो एक रीजन ये हुआ एक जगह। दूसरा पॉइंट, चेंज विद द हाइट। अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, ये अर्थ है तो समझो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हो गया रेडियस, हाइट और बढ़ गया, यहां से सेंटर से दूरी बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया? आर प्लस ये एच। तो अभी जो हम जी का वैल्यू में यहां आर के जगह क्या लिखे? आर के जगह आर प्लस एच, तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ये जी का वैल्यू क्या होगा? कम। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा, अर्थ से ऊपर जाएगा, जी का वैल्यू कम होते जाएगा। नेक्स्ट, चेंज विथ डेप्थ। अगर समझो अर्थ के अंदर हम लोग जाते हैं, अर्थ के अंदर, तो कहता है जी का वैल्यू में, यहां जी का वैल्यू क्या है? 9.80। तो कहता है यहां अगर रहेगा तो क्या होगा? ऊपर गया तो क्या हुआ? तो जी का वैल्यू 9.80 से कम हो गया। कहता है अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो 9.80, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अंदर गया तो अब क्या होगा? रेडियस तो कम हो गया, रेडियस कम हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन अर्थ का इतना मास अब उसे अट्रैक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि अब इतना ही मास उसको अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा कि आर का वैल्यू कम हो गया, लेकिन मास जो कम उसके ऊपर लग रहा है, इसलिए जी का वैल्यू डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे जी का वैल्यू कम होते जाएगा। अब एक जगह देखा कि जी का वैल्यू सेंटर पर क्या होगा? तो 0 होगा। क्यों? यहाँ आर क्या हो गया? डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर के पास है तो आर का वैल्यू कम हो गया, आर कम हो गया तो जी का वैल्यू सेंटर के पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जी में क्या आता है? gm/r²। तो आर ही 0 हो गया, डिस्टेंस ही ऑब्जेक्ट का सेंटर से 0 हो गया, तो जी बिकम्स 0। अब एक मास एंड वेट। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ, यहां 2 क्वेश्चन लिख दिया हूं कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं, कभी नहीं चेंज करेगा, वो हमेशा सेंटर की ओर खींचेगा।
दूसरा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा? 0। अब मास एंड वेट, ये पहले भी पढ़े हो दूसरे सब स्टैंडर्ड में भी। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो मैटर है वही उसका मास है। मास को किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यू इज सेम, चाहे मून पर ही जाओ तो इसका मास सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा मास में। लेकिन वेट में क्या होगा? चेंजेज आएगा। व्हाट इज वेट? तो ये सब कट टू कट लर्न करोगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रहा है दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट और मास में फर्क आ जाता है। द फोर्स ऑन द, तो मास जो है ये सेम रहेगा हर जगह, लेकिन वेट क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर अर्थ अलग फोर्स से खींचता है, मून पर जाएगा वही चीज तो अलग होगा। इक्वेटर पर थोड़ा जी का वैल्यू अलग है और पोल पर अलग वैल्यू है। तो वेट किस पर डिपेंड करता है? जिस फोर्स से उसे अपनी ओर खींचता है। वेट, मास जो है स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हर जगह चेंज होता है नहीं जो होता है, और वेट हर जगह चेंज होता है। डिस्टिंग्विश पूछेगा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट एक तरह से फोर्स है, तो वेट का लिखो फॉर्मूला, या फोर्स का mg लिख सकते हो। कभी जी के जगह चाहो तो ये पुट कर दो। अब एक इसमें छोटा न्यूमेरिकल्स कभी पूछेगा कि अगर कोई चीज का मास 75 kg है, जैसे राजीव नाम का लड़का है, उसका मास कितना है? 75 kg। तो उसका वेट कितना होगा? तो वेट मतलब हो गया फोर्स, mg 75 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ? 735 न्यूटन। तो मास अगर ये है, ये सब 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ देगा, तो आराम से लिख देने का। तो केवल क्या हुआ? उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 किलोग्राम का क्या होगा? 1 इंटू 9.8, तो 9.8 न्यूटन। ओके, तो ये मास और वेट का डिस्टिंग्विश दोनों का डेफिनेशन, ये स्केलर, ये वेक्टर, ये कंप्लीट कर लेने का। सेकंड पार्ट कंप्लीट। और थर्ड पार्ट में 4th पार्ट इसका बनेगा टोटल। ओम ऑल दी बेस्ट।